अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और ये हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे पहले क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में घुसना चाह रही है, कोई आना चाह रही है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उस चीज़ को इंटर होने से ही रोकेगी। बोलेगी तुम इंटर क्यों होना चाह रही हो, इंटर ही मत हो। ठीक है, तो यह है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो अगर हम इसको रीड करें और इसको जो मैंने बाद में पहले कवर कराई है दरअसल वही है कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है और ये प्रिवेंट करती है कि कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर दाखिली ना हो, और कोई भी चीज़ चाहे वो मतलब किसी भी टाइप की हो, वो स्पेसिफिक हो या नॉन स्पेसिफिक हो, वो उसको आने ही नहीं देती। चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हर तरह की चीज़ को अंदर आने से रोकती है। वो कौन है? हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये प्रिवेंट करती है, किसी भी चीज़ को बॉडी में आने से ही रोकती है। और अगर हम इसको कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कैसी होती है, यार इसमें आपकी स्किन आ जाती है, मैंने इसकी बात पहले की थी, जो फिजिकली भी बचाती है आपको और केमिकली भी बचाती है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारी बातें की जा चुकी हैं कि केमिकल कौन से होते हैं। बायोकेमिकल, यानी कि बायोकेमिकल आर दोज केमिकल जो हमारी बॉडी खुद बना रही है। और कौन है? वो सलाइवा है आपका, वो टीयर्स हैं आपके, वो म्यूकस है आपका, वो गैस्ट्रिक जूस है। ये इन सब को इंशाल्लाह अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्किन का स्ट्रक्चर क्या है और उस स्किन का हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए क्या रोल है। कह रहे हैं स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। एमसीक्यूज में पूछते हैं कि स्किन इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। और ये इसका एरिया कितना है? ये 1.8 मीटर स्क्वायर है। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि स्किन का एरिया कितना है? 1.8 मीटर स्क्वायर। ये लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। ये मल्टीटास्किंग ऑर्गन है, इसके बहुत सारे रोल हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ना सिर्फ ये हमें प्रोटेक्शन देती है बल्कि हमें चीज़ों की यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट भी करती है। और हमें कोई चीज़ हमें टच करे कोई बंदा तो हमें उसकी सेंस भी देती है। चाहे बहुत गर्मी हो, कोई चीज़ गर्म हो तो उसकी सेंसेशन भी हमें देती हो। कोई चीज़ हमें ज़ोर से चमाट मारे या कोई हल्का सा चमाट मारे, हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि भाई ये ज़्यादा पावरफुल था और ये बहुत लाइक वो लेस पावरफुल था। तो ये सेंसेशन है। इसके साथ साथ ये हमें और क्या बताती है? ये चीज़ों को टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें पसीना आता है, तो उससे हमारी गर्मी जो होती है हम थोड़े ठंडे हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट भी करती है। और कह रहे हैं हमारी स्किन हमेशा इन्वायरमेंट से एक्सपोज रहती है। स्किन ठीक है, चाहे उसमें बहुत ज़्यादा हैज़र्ड्स होते हैं, यानी कि स्किन को बाहर से बहुत सारा इफेक्ट हो रहे होते हैं और स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होते हैं। स्ट्रेस होते हैं कोई हार्मफुल स्टिमुलाई, यानी कि कोई हार्मफुल चीज़ स्किन के ऊपर हमेशा असर करती रहती है और ये सब कुछ होता रहता है। बट स्किन जो है हमें हर हाल में हमें इनसे बचा रही होती है। ठीक है, तो जो प्राइमरी फंक्शन है स्किन का इज़ टू एक्ट एज अ बैरियर। ये आपका एक बैरियर के तौर पे काम करती है। बैरियर इज़ लाइक कि आपको हर तरह से बचाएगी। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? बैरियर, यानी कि फिजिकली एक बैरियर बन जाएगी, बोलेगी तुम लोग इसको क्रॉस करके अंदर एंटर होकर दिखाओ। ठीक है, तो ये एक फिजिकल बैरियर के तौर पे काम कर रहा है हमारी स्किन। इसके साथ साथ ये हमें प्रोटेक्शन देती है मैकेनिकल इम्पैक्ट से और प्रेशर से। ठीक है, अगर कोई चीज़ बाहर से हमें अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल हमारी आंखों के सामने आईलिड्स ना होती हैं, ठीक है, आईलिड्स भी स्किन का पार्ट है, तो क्या होता? हवा का प्रेशर हमारी स्किन पे, आंखों पे हमेशा लगता रहता है और हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमें मैकेनिकली भी, ये मैकेनिकल इम्पैक्ट्स वो होते हैं जो कि प्रेशर वगैरह हो गया, ठीक है, ये मैकेनिकल इम्पैक्ट होते हैं, तो हमें इनसे बचाती है, प्रेशर से बचाती है। टेम्परेचर के डिफरेंट जो असरात होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, यानी कि टेम्परेचर की रेगुलेशन करती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, रेडिएशन से और केमिकल से। इन तमाम चीज़ों से हमें स्किन प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ ये फिजियोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी क्या है? यानी कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना है, तो ये स्वेट के ज़रिए बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगी। होता क्या है? सर्दियों में अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हमारी बॉडी ना अपनी हीट को बचाती है। और वो कैसे बचाती है कि हमारी स्किन पे जो हेयर्स होते हैं ना वो सारे सीधे खड़े हो जाते हैं। जब सीधे खड़े हो जाते हैं हेयर्स, तो उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। और याद रखना, एयर जो है एक इंसुलेशन के तौर पे काम करती है। तो हमारी ये समझो बॉडी का अंदर का एरिया और ये इन्वायरमेंट है, तो अंदर की हीट जो है ना वो इससे बाहर निकल के नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरह एक बचाएगी ये। और कैसे बचाएगी? जब गर्मी होगी बहुत ज़्यादा तो फिर हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं और वहाँ से स्वेट निकलेगा और वहाँ से टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, स्वेट के ज़रिए और सर्कुलेशन के ज़रिए और फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करता है स्वेट, यानी कि आपकी बॉडी में आप बहुत ज़्यादा पानी पी लो तो आपको ज़्यादा पसीने आते हैं। ठीक है, तो ये भी रोल है स्वेट का कि आपके बॉडी के अंदर जो वाटर का कॉन्टेंट है उसको मेनटेन करता है और साथ साथ में कोई जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं ना उनको भी मेनटेन करता है। कैसे? देखो, आपका जो पसीना होता है उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, उस पसीने में आपके कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर स्वेट के ज़रिए जो आपके एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह होते हैं वो निकल जाते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये आपकी स्किन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है
कि ये विटामिन डी की सिंथेसिस भी करवाती है। स्किन में हमारा विटामिन डी बनता है, तो ये आपने याद रखना है कि स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। एक सेंसरी ऑर्गन है, यानी कि सेंसेशन भी हमें बाहर से देती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स होते हैं और वो कोई भी अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस हों वो डिटेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को बताते हैं। और हमारे स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं गर्मी के लिए, हीट के लिए, यानी टेम्परेचर के लिए, कोल्ड के लिए, टच के लिए और पेन के लिए। स्किन की 3 लेयर्स हैं, जिसमें तीनों लेयर्स में जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक सेल। तो स्किन जो है वो 3 लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी है, विच आर क्लोजली पैक। और इसमें आपका एपिडर्मिस आता है, डर्मिस आता है और हाइपोडर्मिस आता है। एपिडर्मिस स्किन की आउटर लेयर है, डर्मिस बीच वाली है, हाइपोडर्मिस सबसे नीचे वाली है। चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं अगर इसको ओवरव्यू दूँ तो ये आपकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, देखना आपने। जो एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है। जो एपिडर्मिस होती है इसमें सेल जो होते हैं वो डेड सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये एमसीक्यूज का पॉइंट है। इस कौन सी होती है, इसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है हमारी एपिडर्मिस में। कौन सी एपिथेलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। और उसमें डेड सेल मौजूद होते हैं अपर लेयर पे। एपिडर्मिस में डेड सेल्स होते हैं। इन डेड सेल्स के बीच में ना ये 2 सेल हैं डेड सेल, उनके स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बनाने वाले 2 डेड सेल हैं। इनके बीच में केराटिन भी मटेरियल होता है जो मौजूद होता है। तो डेड सेल्स के बीच में केराटिन का मटेरियल मौजूद है, केराटिन जो प्रोटीन है। और ये क्या काम करता है, ये भी एक प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी स्किन को ये टफ बना देता है और रेजिस्टेंट बना लेता है कि इसको बैक्टीरिया डैमेज ना कर सकें, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर है और इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें ब्लड वेसल नहीं होती। जब ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, वो आपको न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करता है। तो अगर ब्लड वेसल नहीं होती तो एपिडर्मिस को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देने हैं और जो इसके जो वेस्ट होंगे वो लेके जाने हैं, वो कैसे लेके जाएंगे, दे विल बी डन विद द हेल्प ऑफ डर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर है स्किन की, डर्मिस है। डर्मिस में आपकी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं। तो जो यहाँ के न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, डर्मिस अपने न्यूट्रिएंट्स एपिडर्मिस को देगी और एपिडर्मिस के वेस्ट को पहले डर्मिस अपने अंदर ले लेगी, फिर उसको रिमूव कर देगी, ठीक है। एपिडर्मिस होती है वो क्लोजली पैक डेड सेल से मिलकर बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आपने याद रखना है, डेड सेल और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जिनके बीच में केराटिन होता है जो स्किन की सरफेस को टफ बना देता है और उसको डिग्रेड नहीं होने देता बैक्टीरिया के एंजाइम के जरिए। अगर ये केराटिन ना होता और डेड सेल ना होते तो बैक्टीरिया के एंजाइम इनको डिग्रेड कर देते, तोड़ देते। इसके साथ साथ आपकी स्किन पे फैटी एसिड की लेयर भी मौजूद होती है। फैटी एसिड कौन सा, लैक्टिक एसिड होता है। एमसीक्यूज का पॉइंट है, फैटी एसिड कौन सा, लैक्टिक एसिड, जो फेडरल में लिखा हुआ है। और स्किन की सरफेस पे एक लेयर बना देता है जो ड्राई होती है, ठीक है, सॉल्टी होती है। तो उसके साथ साथ एसिडिक भी होती है, जो क्या करती है, वहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं होने देगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी। उसके साथ साथ ये जो बैक्टीरिया के एंजाइम है ना, और जो आपकी स्किन को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, ये एसिडिक लेयर जो है, ड्राई है और सॉल्टी है, उसको भी प्रोटेक्ट करेगी कि वो ब्रेक नहीं होने देगी। और डेड सेल के साथ साथ एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ना, जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, जो एपिडर्मिस की ऊपर वाली लेयर होगी नीचे वाली, एपिडर्मिस के ऊपर वाले सेल हमेशा जो होते हैं ना शेड होते रहते हैं। जब शेड होते हैं इनके साथ जो बैक्टीरिया होता है और जो डिफरेंट डेड सेल्स होते हैं, जो वेस्ट होता है, वो भी रिमूव हो जाता है। फिर नीचे वाली एपिडर्मिस की जो लेयर है, इससे दोबारा से सेल्स ऊपर आ जाते हैं और नई लेयर बना देते हैं। तो इसी तरह यानी कंटिन्यूसली डेड सेल्स होते हैं वो निकलते रहते हैं और नए सेल्स आते रहते हैं, यानी कि आप नया नया बैरियर बनता रहता है। और जो डेड स्किन पे आपके जो डेड सेल्स होंगे, जो कचरा होगा, गंद वगैरह होगा, वो भी रिमूव होता रहेगा, ठीक है। कह रहे हैं इसी तरह जो आपकी स्किन की तीनों लेयर्स है ना, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है और हाइपोडर्मिस है, उन तीनों लेयर्स के बीच में मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या हैं, ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो आपकी बॉडी को बचाते हैं, चीज़ों को, बैक्टीरिया वगैरह को फैगोसाइड कर लेते हैं, खा जाते हैं, इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपकी स्किन में जो फैगोसाइड्स मौजूद होते हैं, आप उनको लैंगरहैंस सेल्स कहते हो। एमसीक्यूज का पॉइंट है कि स्किन के अंदर जो मैक्रोफेजेस हों वो क्या कहलाते हैं, लैंगरहैंस सेल्स कहलाते हैं। और कुछ टी सेल्स भी होते हैं आपकी स्किन में जो माइक्रोब को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। डर्मिस की बात करें तो ये एपिडर्मिस के नीचे होती है और इसीलिए इसको हम डर्मिस कहते हैं। इस पर लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, डेड सेल्स नहीं होते आपकी डर्मिस में। और कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। इसके अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं आपकी डर्मिस में जो स्वेट सिक्रिएट करते हैं, और कुछ सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम सिक्रिएट करते हैं। सीबम क्या है, ऑयल लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड भी डर्मिस में होते हैं और सीबेशियस ग्लैंड जो कि सीबम ऑयल लाइक सब्सटेंस सिक्रिएट करते हैं, वो भी इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर, आपकी डर्मिस के अंदर होते हैं। और ये जो सीबेशियस ग्लैंड होते हैं ये जाके ओपन होते हैं आपके हेयर फॉलिकल्स में। जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं जो सीबम सिक्रेट कर रहे हैं आपके हेयर फॉलिकल्स में ओपन होते हैं और हेयर को आपके लुब्रिकेट करते हैं। तो सीबेशियस ग्लैंड या ये ग्लैंड कहाँ ओपन हो रहे हैं, आपके हेयर्स में ओपन हो रहे हैं।
जो सीबम होता है उसके अंदर कुछ एसिड्स भी होते हैं, और वो एसिड क्या करता है, आपके स्किन के ऊपर एक पतली सी फिल्म बना देता है, लेयर बना देता है। और जो लेयर होती है ये केमिकल बैरियर के तौर पे काम करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको पेनिट्रेट ही नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो भी केमिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं, बिकॉज अब स्वेट ग्लैंड के अंदर कुछ पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। कहाँ पर, आपके स्किन की लेयर पे, ठीक है। तो ये था हमारा डर्मिस। और हाइपोडर्मिस जो होती है सबसे नीचे वाली होती है, और हाइपोडर्मिस का बेसिकली इम्यूनिटी में इतना रोल कोई है नहीं, इसीलिए फेडरल में इसका जिक्र ही नहीं किया गया। बट हाइपोडर्मिस जो होती है वो इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे काम करती है, और इसमें फैट होता है। हाइपोडर्मिस में मेनली फैट होता है, MCQ का पॉइंट है। तो ये हाइपोडर्मिस इज़ अ फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू वो होता है जहाँ पे फैट स्टोर हो। तो एपिडर्मिस इज़ अ फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, और एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये स्किन को कनेक्ट करता है विद अंडरलाइंग मसल्स एंड बोन। तो हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होती है, आपकी मसल्स आ जाती हैं और बोन्स आ जाती हैं। तो हाइपोडर्मिस क्या करता है, आपकी स्किन को जो ऊपर वाली लेयर्स हैं उसको कनेक्ट करता है आपकी मसल्स के साथ और बोन्स के साथ। तो एक इंसुलेटिंग लेयर के तौर पर काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जिसमें आपके एसोफेगस आ जाती है, फेरिंग्स आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, उसका इम्यून सिस्टम में क्या रोल है। देखो, हमारी जो गट है यानी कि जितनी भी हमारी पूरी ट्यूब है उसके अंदर जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है वो म्यूकोसा के ज़रिए होती है। इसको म्यूकोसा क्यों कहते हैं, बिकॉज उसके ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके बीच में म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं। जो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं वो म्यूकस को बहुत ज़्यादा सिक्रेट करते हैं, जो एक म्यूकस की मेम्ब्रेन क्रिएट कर देता है आपकी इस लेयर पे, इसीलिए हम इसको म्यूकोसा कहते हैं। तो इन एडिशन स्टमक के पास हमारे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होते हैं। इस म्यूकोसा के साथ साथ जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है उसके साथ साथ कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो HCl सिक्रेट करते हैं, और कुछ और बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होती हैं। HCl कौन सिक्रेट करता है, ठीक है। और जो पेप्सिनोजिन और पेप्सिन होते हैं वो कौन सिक्रेट करता है, ये आपका होमवर्क है, मैंने डाइजेस्टिव ट्रैक वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। स्टमक वाली वीडियो में सब कुछ स्टमक के स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, उसकी सारी मेम्ब्रेन्स को डिस्कस किया है। तो आई वुड अर्ज यू कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, वहाँ से बहुत पॉइंट्स आते हैं MCQs के लिए, ठीक है। इन एडिशन स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो HCl सिक्रेट करते हैं और बहुत सारी एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, जैसे पेप्सिनोजिन वगैरह हो गई, ठीक है। वो क्या करता है, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है, HCl वगैरह और वो एंजाइम, ठीक है। इंटरनल जो अंदर वाली लाइनिंग है ना हमारी माउथ की, नोज़ की, डाइजेस्टिव ट्रैक वगैरह की, लंग्स की या यूरिनरी ट्रैक की, उसके अंदर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं वो कौन से हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं, और वो क्या बना देते हैं, एक म्यूकस मेम्ब्रेन बना देते हैं जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं। तो जो हमारे माउथ की लाइनिंग है, नोज़ की, डाइजेस्टिव ट्रैक की, रिस्पायरेटरी पैसेज की, लंग्स की, इवन के यूरिनरी ट्रैक की, वहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं और वो म्यूकस सिक्रेट करके एक म्यूकस मेम्ब्रेन बना रहे हैं और हम इसको म्यूकोसा का नाम देते हैं। जो इंटरनल लाइनिंग है ना ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है। MCQs का पॉइंट है, आपने याद रखना है, ठीक है। तो म्यूकोसा होती है उसमें ना सिर्फ नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है, यानी कि जो म्यूकोसा एक तो फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर रहा है बट नॉन स्पेसिफिक, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए म्यूकोसा फिजिकल बैरियर दे रहा है। इसके साथ क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि कॉम्पैक्ट का मतलब है जो आपका ये म्यूकोसा है उसके एपिथेलियल सेल्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कॉम्पैक्टली आपस में अरेंज हैं, कोई गैप ही नहीं है। तो इस गैप ना होने की वजह से कोई भी चीज़ इनको यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकती। तो नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर दे रहा है अपने कॉम्पैक्ट नेचर की वजह से। और इसके साथ साथ कुछ केमिकल्स भी ये सिक्रीट करता है अपने म्यूकस के जरिए, जिसमें कुछ आपके एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होते हैं जिनको पेप्टाइड्स कह रहे हैं। तो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स आपके इस म्यूकोसा के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ एसिड वगैरह होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपको डिफरेंट बैक्टीरिया वगैरह से। जब म्यूकस होता है और क्या काम करता है, म्यूकस जो होता है उन बैक्टीरिया को ट्रैप भी कर लेता है। जो बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, फिर अगर कहीं सीलिया होगा, फॉर एग्जांपल आपके नोज़ में आपके जो नेजल पैसेज वे होता है, ठीक है, पूरा जो रिस्पिरेटरी पाथवे है वहाँ पर कुछ सीलिएटेड सेल हैं। और सीलिएटेड सेल्स क्या करते हैं, जो म्यूकस में जो बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप हो जाते हैं उनको वो रिमूव कर देते हैं, प्रोपेल कर देते हैं टुवर्ड द फेरिंग्स से एसोफेगस, और एसोफेगस से आपके पेट में या तो मर जाते हैं या फिर वो फीसिस के ज़रिए पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा रोल प्ले कर रहा होता है आपका म्यूकस, ठीक है। और म्यूकस में आपके कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो मैकेनिकल एक्शन है ना, जो पेरिस्टाल्सिस का फिनोमेना होता है आपके डाइजेस्टिव ट्यूब में, वो क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड, जिसमें अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है आपकी एसोफेगस की और फेरिंग्स की, जिससे खाना जो होता है आगे की तरफ प्रोपेल होता है। ये कैसे होती है इसकी मैंने वीडियो ज़रूर बनाई है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, वो छोटी सी वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने पेरिस्टाल्सिस और स्वेलोइंग का फिनोमेना को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इससे खाना जो होता है और जो वो स्लफ्ड म्यूकस, वो ऐसा म्यूकस जिसके अंदर आपके बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप थे, वो सारे पेट में चले जाते हैं और पेट में जाके या तो वो तबाह हो जाते हैं या फिर अनडाइजेस्टेड फूड के ज़रिए वो फीसिस में चले आते हैं।
कह रहे हैं स्टमक के अंदर जो ये सब हो रहा है, हमारे गट के अंदर इतनी एंजाइम रिलीज़ हो रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन तो है ही है, और क्या होता है हमारे इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में ना कुछ लिम्फॉइड टिश्यू भी होता है। लिम्फॉइड टिश्यू क्या होता है? वो जो लिम्फ से मिलके बना हो। लिम्फ क्या होता है ये मैंने लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो टू। तो लिम्फॉइड टिश्यू जिसमें यार आपके डिफरेंट सेल्स होते हैं, लिम्फ नोड वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो लिम्फॉइड टिश्यू होता है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद है, वो किस फॉर्म में है? वो 3 फॉर्म में है। वो टॉन्सिल्स की फॉर्म में है जो आपके फेरिंग्स के रीजन में होते हैं, यानी कि आपके जॉ के नीचे बिल्कुल कुछ टॉन्सिल्स होते हैं ना, डॉक्टर ज़रूर चेक करते हैं अगर आपको टॉन्सिल्स बड़े हो जाएं। कभी कभी टॉन्सिल्स बड़े हो जाएं, वो दरअसल उनकी जो स्वेलिंग हो जाती है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, ठीक है। टॉन्सिल जो फेरेंजियल रीजन में होते हैं, कुछ पेयर्स पैचेस होते हैं, एमसीक्यू का पॉइंट है। पेयर्स पैचेस कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और जो अपेंडिक्स है आपका, अपेंडिक्स भी आपका इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा है। हम अपेंडिक्स के बारे में पढ़ते हैं ना कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमने डाइजेस्टिव ट्रैक में इसको पढ़ा था। तो वेस्टिजियल तो यानी कि पुराने ज़माने में तो था, बट अभी इसका कोई ख़ास रोल नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो आपका लिम्फॉइड टिश्यू है ना, जिसमें टॉन्सिल्स की फॉर्म में है, चाहे वो या पेयर्स पैचेस की फॉर्म में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होते हैं, या अपेंडिक्स की फॉर्म में है, इस लिम्फॉइड टिश्यू में होता क्या है? इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं जो आपके डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट करके, इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करते हैं। और कुछ लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। लिम्फोसाइट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। लिम्फोसाइट्स भी एक तरह के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, और ये क्या करते हैं? ये लिम्फोसाइट जो हैं इसमें बी सेल आ जाता है और टी सेल आ जाता है। फिर टी सेल की अपनी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो बी सेल और टी सेल जो होते हैं, इनका मेन रोल होता है आपके अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। तो वो यहाँ पर आपके लिम्फॉइड टिश्यू में वो भी मौजूद होते हैं और ये प्रोटेक्शन देते हैं आपको पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो आपके लिम्फॉइड टिश्यू में लिम्फोसाइट्स भी हैं और आपके जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो लिम्फॉइड टिश्यू में तो WBCs हैं, उसमें जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, बोलोगे आप प्लाज्मा सेल्स क्या हैं? भाई जो बी सेल्स होते हैं ना, यही प्लाज्मा सेल्स भी कहलाते हैं, लेकिन इसकी एक खास कंडीशन होती है, वो कब कहलाते हैं ये मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। और ये जो WBCs होते हैं ना, ये वाले, ये दरअसल अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी बेस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन वाला एरिया है ना, वहाँ पर ये WBCs पाए जाते हैं, ताकि जो चीज़ यहाँ से गुजर रही हो, बैक्टीरिया वगैरह, उसको भी डिस्ट्रॉय करें। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो WBCs वगैरह हैं जिसमें प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स आ जाता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मेरा लास्ट चैप्टर दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा काम हो रहा होता है। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आपकी एपिथेलियल सेल्स में भी मौजूद होते हैं। जो म्यूकोसा होता है ना, उसमें म्यूकोसा क्या है? वो आपकी लाइनिंग है डिफरेंट कैविटीज़ की, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग हो, स्टमक की लाइन हो, उसको म्यूकोसा कहते हैं। बिकॉज उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। जो म्यूकोसा के अंदर, म्यूकोसा तो देखो, म्यूकोसा तो ऊपर होगा, उस म्यूकोसा के नीचे एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये म्यूकोसा है और एपिथेलियल सेल्स हैं, यहाँ पर भी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं जो आपको बचाते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से। और ये डायग्राम दिखा रहे हैं, अगर पेपर में आ जाए तो पहचानने के लिए ये क्या चीज़ है, तो कहते हैं ना ये पेयर्स पैचेस हैं, ये लिम्फॉइड टिश्यू है, ठीक है। ये लिम्फॉइड टिश्यू है, और ये मैंने स्प्लीन और लिम्फ नोड में बताया है, ठीक है। और ये उस तरह का ही होगा कि इसके अंदर भी जो बी सेल्स और टी सेल्स वगैरह मौजूद होंगे, इसलिए हम इसको लिम्फॉइड टिश्यू कह रहे हैं। और ये पेयर्स पैच कहलाता है अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद हो, ठीक है। ये आपने डायग्राम 1-2 दफ़ा देख लो, ठीक है, कि पेयर्स पैचेस हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इस तरह की डायग्राम आएगी। तो ये जो सीलिया है, सीलिया के नीचे ये एपिथेलियल सेल्स हैं, और एपिथेलियल सेल्स के नीचे लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और अब हम बात करते हैं कि एयर पैसेज वे है, जो रिस्पायरेटरी पाथवे है, उसका डिफेंस में क्या रोल है। देखो आपका जो ये रिस्पायरेटरी पाथवे है, मैं इसको जूम इन करके आपको यहाँ से समझाऊँ पहले। तो जो आपकी नाक की कैविटी होती है, उसके फ़ौरन वेस्टिब्यूल का वो, अच्छा ये आपका नाक है फॉर एग्जांपल, इस तरह मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का नाक है। यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो ये जो एरिया होता है इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, और वहाँ पर कुछ हेयर मौजूद होते हैं। हेयर क्या करते हैं? ये डस्ट वगैरह को, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं। जो बड़ी बड़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बड़े बड़े डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उनको यहाँ पर ही ये ट्रैप कर लेंगे। कुछ आगे चले जाएंगे, जो आगे चले जाएंगे ना, तो ये जो आपकी लाइनिंग है पूरी, फिर नोज़ की कैविटी की और आपके फेरिंग्स की और लैरिंग्स की, वहाँ पर म्यूकोसा है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। और एक और बात जो आपने याद रखनी है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है वो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर होगी। ये जो एपिथेलियल सेल है आपकी रिस्पायरेटरी वाली एपिथेलियम, ये कौन सी है? ये पेपर में पूछी जाती है। इसको हम कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो कोई आपने याद नहीं करना, बस पहचानना है। सूडो स्ट्रेटिफाइड होगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। मैं चलो लिख देता हूँ सही से यार, सूडो, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड की स्पेलिंग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड। सीलिएटेड का मतलब है कि इस एपिथेलियम तो होगी और सीलिएटेड भी होगी, यानी कि उसके बाद सीलिया भी मौजूद होंगे। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड
कॉलमनर सेल जो होंगे लंबे लंबे होंगे, देखो ये कॉलम शेप हैं, कॉलम की तरह बड़े बड़े सेल्स हैं, तो ये सीलिया भी हैं, तो ये है सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। तो आपकी जो रिस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो कौन सी है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, उसके ऊपर ये सीलिया मौजूद है और यहाँ पर म्यूकस भी मौजूद होगा, ये म्यूकस की पूरी लेयर है पूरी, ठीक है। और नीचे उसकी एपिथेलियल सेल्स के नीचे क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपने याद रखना है, ठीक है। ये म्यूकस के सेल्स मौजूद हैं ऊपर, ये क्या सीक्रेट करेंगे, म्यूकस, और ये पूरी जो म्यूकस की लेयर है वो यहाँ पर ट्रैप है, देखो वाइट वाइट एरिया में, ठीक है। सो ये आपने याद रखनी है डायग्राम को। और ये जो सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स हैं ये आपके ये बड़े बड़े मौजूद हैं, ठीक है। और ये म्यूकस सेल ये देखो एक इन आपके एपिथेलियल सेल्स के बीच में मौजूद हैं, इनको हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स कौन से हैं, गॉबलेट सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स, ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, आपने याद रखना है। तो ये जो म्यूकस मौजूद है फिर आपके यानी कि शुरू में तो आपके हेयर्स पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे, उसके बाद जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है वहाँ पर भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं ट्रैप कर लिए जाएंगे और वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बैक्टीरिया को रोकने में, और फिर आप उनको स्नीजिंग के ज़रिए या फिर आप ये सीलिया जो हैं उन पार्टिकल को मूव कर देंगे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, ताकि उनको वहाँ पर उनकी डाइजेशन कर ली जाए, ठीक है। तो अब मैं रीड करता हूँ, इंशाल्लाह आपको सब समझ में आएगा। कह रहे हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें ज़्यादा रिस्क होता है कि पैथोजेनिक के आपके अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे एयर के ज़रिए, बिकॉज एयर में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। तो जो म्यूकोसा होती है ना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपकी रिस्पिरेटरी पाथवे की, वो इन चीज़ों को ट्रैप कर लेती है, और जो उसकी सीलिया वाली सरफेस होती है उसको फ्लश कर देती है, उन बैक्टीरिया को रिमूव कर देती है, ठीक है। या तो आउटसाइड कर देगी आपके स्नीजिंग के ज़रिए, ठीक है, या फिर वो आप उनको भेज देगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे उसको रिमूव करके प्रोपेल करके वो भेज देगी उसको फेरिंग्स से भेजेगी, फेरिंग्स से फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाएंगे और वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह करेगी। तो म्यूकस को मूव कर देगी, किससे मूव करेगी, ताकि कोई डस्ट वगैरह है आपके आपके क्या कहते हैं वो लंग्स में ना चला जाए ना डस्ट वगैरह, और इसके साथ साथ जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी आपके लंग्स वगैरह में ना चले जाएँ, वरना निमोनिया वगैरह आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, और सीलिया वगैरह जो हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज़ में वो डस्ट को ट्रैप करते हैं और जो इनहेल एयर के ज़रिए आते हैं, और बस यही बात है इसमें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो कंटेमिनेशन से फ्री रहे। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, लेकिन कौन से, सूडो स्ट्रैटिफाइड वाले हैं। सूडो स्ट्रैटिफाइड भी आपने याद रखना है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम में। और इसमें बहुत सारे म्यूकस सिक्रेटिंग म्यूकस ग्लैंड हैं जिनका नाम क्या होता है, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। ग्लैंड्स कौन से हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, सेल्स कौन से हैं, गॉबलेट सेल्स, ठीक है। और इस म्यूकस की वजह से क्या होता है, जो डस्ट है और जम्स हैं वो इससे चिपक जाते हैं, फिर हम उनको रिमूव करते हैं बाय अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सीलिया। जो सीलिया है अपवर्ड मूव करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीलिया जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वो चीज़ें फेरिंग्स में चली जाएंगी, और फेरिंग्स के ज़रिए वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाएंगी, यानी एसोफेगस में, और वो ठीक है या तो एसोफेगस में चली जाएंगी या फिर वो आपके मुंह के ज़रिए भी रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। अब अक्सर ये होता है कि आपके मुंह से कुछ म्यूकस निकल रहा होता है, आप खांसी आए, ठीक है, कहते हैं बलगम वाली खांसी जो होती है उसके ज़रिए ख़ास तौर पे, तो उसमें भी ये चीज़ें सारी ट्रैप पार्टिकल वगैरह होते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, जिसमें मैंने स्किन को और डिफरेंट जो बैरियर्स हैं हमारे उनको डिस्कस किया। आपने याद रखना है जो आपकी टीयर्स होते हैं आंसू, उनमें भी एक एंजाइम मौजूद होता है। जो टीयर के अंदर एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। तो आपके टीयर के अंदर भी यही होता है और आपके स्लाइवा के अंदर भी यही होता है। और ये क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो है ना वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। आपने याद रखना है बैक्टीरिया की सेल वॉल को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं फेडरल की सारी बातें कवर कराऊँ, जो फेडरल में एक्स्ट्रा मौजूद था वो भी मैंने बताया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, उसमें बहुत सारे सेल्स का जिक्र होगा, और इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा यूजिंग माय नॉलेज जो कि मुझे आई है वाइल आई एम डूइंग MBBS। इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ा है मैंने, तो मैं वो बातें बताऊंगा जो कि बहुत स्पेसिफिक हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, और इंशाल्लाह फिर हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को कवर करेंगे जो कि वो भी नॉन स्पेसिफिक होगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।